हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बाकेलाल सीरीज़ का एक नया कॉमिक्स जिसका नाम है चोटी हो गई मोटी। हास्य सलाहकार है संजय गुप्ता। चित्रांकन किया है बेदी ने। कहानी है तरुण कुमार वही। संपादन मनीष गुप्ता। एक दिन बाकेलाल की इच्छा विशालगढ़ वन में के बाग में जाकर मीठे व रसीले आम खाने की हुई। लेकिन अगर वह अपनी यह इच्छा महल में किसी पर जाहिर करता तो निसंदेह राजा मुच्छड़, मेरा मतलब विक्रम सिंह की भी लार टपक पड़ती और वो भी सहपरिवार साथ चल पड़ता। इसलिए बाकीलाल किसी को कुछ बताए बिना स्वयं के घोड़े बादशाह पर सवार होकर अकेला ही वन में जा पहुंचा और तो उसने आज मैं आम खा लेता हूँ, कल मोटे को सहपरिवार भेज दूंगा यहाँ पड़ी गुठलियाँ चूसने के लिए। घोड़ा, अरे वाह, हरी भरी घास और आमों का भरपूर आनंद लेने के बाद बाकेलाल वापस जाने के लिए अपने पीछे की ओर बढ़ा, माफ करिए, अपने घोड़े की ओर बढ़ा। मगर बाकेलाल का दुर्भाग्य कि वह बिखरी पड़ी आमों की गुठलियों पर फिसल कर वो वहां से गिर पड़ा। वो जगह थी ऋषि टकलाचार्य का सिर। तब जिस चांद पर आज तक एक भी बाल न टिक सका, उस ऋषि टकलाचार्य के सिर पर आकर टिकने की हिम्मत किसने की? ऋषि टकलाचार्य। मुझे तुरंत फिसल जाना चाहिए। ओ, तो ऐसा दुस्साहस इस चोटी वाले ने किया है। नहीं, चोटी वाले, जा, हमने तुझे शाप दिया। जिस तरह तू हमारी चोटी बोझ बनकर बैठा उसी तरह तेरी खोपड़ी पर तेरी चोटी बोझ बन जाएगी, यानी कि वो हो जाएगी मोटी। जब कोई हाथ इसे स्पर्श करेगा। और अब हम तपस्या में लीन होते हैं। नहीं, बाके दुष्ट, अपना हाथ मुझसे दूर रखना, वरना मेरी सेहत खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल में से मैं अपनी काया को सरहरी रखी हूँ, सहजे रखी हूँ। दोस्तों, कॉमिक्स की हिंदी थोड़ी अजब गजब होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेचारा बाकेलाल अब इसके सिवा और क्या करता तो क्या करता। दुष्ट ऋषिवर, ऐसा अनर्थ मत कर। टकले, अपना शाप वापस ले ले, और अगर वापस न ले सके तो फिर कृपया इससे छुटकारा पाने का उपाय अवश्य बता दे, वरना तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। आपकी अति कृपा होगी। अबे छोड़। नहीं छोड़ूंगा, नहीं। मैं आपके चरण तब छोड़ूंगा जब आप शाप में रियायत दे देंगे। अबे ये मेरे चरण नहीं है, गला है। छोड़। देख देख, मेरे नयन चक्षु बाहर गिर पड़ेंगे और मैं अंधा हो जाऊंगा। ठीक है, रियायत देता हूँ। चोटी मोटी होने के थोड़ी देर बाद अपने आप ही पतली हो जाएगी। अब तो गला छोड़ दे। ठीक है, ये लो। शराफत का ज़माना ही नहीं है। और तब बादशाह पर सवार होकर बाकेलाल पुनः आगे चल पड़ा। अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई हाथ मेरी चोटी को स्पर्श न कर पाए।
ये सारे ऋषि मेरे ही रास्ते में क्यों आकर बैठ जाते हैं। घोड़ो वाह, तेजी ताजी घास खाकर जिस्म में फुर्ती आ गई। ज़्यादा फुर्ती आ जाने के कारण बादशाह उसे लंबा चक्कर कटा कर ले गया। अब मेरे प्यारे नागरिकों, ये आवाज़ किसकी है? अरे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पुत्र द्वारा एक ऋषि टकलाचार्य को गंजा पटल तेरी खोपड़ी में तेल कहकर संबोधित कर देने से क्रोधित हुए ऋषि के शाप के कारण हम सब ऊपर से लेकर नीचे तक गंजे हो गए। बोलो। अरे बाप रे, राक्षस! खोपड़ी और जिस्म की चमड़ी की रक्षा के लिए बाल एक बहुत जरूरी तत्व होता है। बोलो। नाक से उगे बाल वातावरण में चलते कीटाणुओं व जीवाणुओं को सांस के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोककर घातक रोगों से हमारी रक्षा करता है। बोलो। तो आज इस समस्या के हल पर प्रकाश डालेंगे हमारी महान बस्ती के राक्षस ऋषि दबुकी। नाक बंद कर लो, करके बोलो। बाके, भाग जल्दी। बाके का घोड़ा बादशाह बाके को कहने लगा, बाप रे, मैं राक्षसों की बस्ती के निकट आ गया हूँ। बाकेलाल अभी वहां से भागने के लिए मुड़ा ही था कि उनके कानों में पड़ा राक्षस ऋषि का स्वर। राक्षस राज, मैंने राक्षसी शास्त्रों के ज्ञान से यह बात मालूम की है कि अगर राजकुमार तानी का विवाह किसी सीता नाम की मानव कन्या से कर दिया जाए तो हमारी बस्ती के राक्षसों की काया पर बाल पुनः उग जाएंगे और हम इस बार ये रेशम से घने व मुलायम भी होंगे। हमारे राक्षस ऋषि दबुकी, क्या ऐसा हो जाएगा? बोलो। मैं करने लग गए। अवश्य राक्षस राज, अवश्य हो जाएगा, किंतु पिताश्री, मुझे जैसे राक्षस से विवाह करके मानव कन्या मर नहीं जाएगी क्या? डर के मारे उसके प्राण निकल सकते हैं, किंतु ये विवाह तो अब तुम्हें करना ही होगा पुत्र। बोलो। ही सब लोग यही करने लग गए। तो फिर पिताजी, मैं ये विवाह करने के लिए तैयार हूँ लेकिन सीता नाम की मानव कन्या को मानवों की सबसे निकटतम बस्ती विशाल से कौन लेकर आएगा? महाराज, उसकी जिम्मेदारी आप अपनी इस सेवक कड़ाके पर छोड़ दे। मैं मानव की गर्दनों कड़ा बजाकर सीता को हार लाऊंगा। इधर सब कुछ सुनते ही बाकेलाल ने के मस्तिष्क में योजनाओं के अनार फूटने लगे। विशालगढ़ में राम शुरू होने वाली है और सीता पर मंडराता संकट भी निकट है। क्यों न इस बार कोई ऐसी योजना बनाओ कि मुच्छड़ कुंभकर्ण राक्षस के हाथों मर जाए। कुछ सोचते आकर पसना से बाकेलाल उछल ही पड़ा। ये मारा पापड़ वाले को बन गई योजना। फिर बाकेलाल बादशाह पे सवार होकर विशालगढ़ वापस लौट गया। उस दिन दरबार में तो आज राज दरबार की कार्यवाही आरंभ होगी। आज से ही विशालगढ़ में मनाए जाने वाले त्योहार
दशहरा व रामलीला की चर्चा से। इस बार बांकेलाल के कहने पर रामलीला के किरदार निभाने के लिए सभी पात्र हम में से ही चुने जाने का फैसला हमने किया है। ये फैसला तो वैसे बरसों पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि मोटे तू राज दरबार चलाने के लायक तो शुरू से ही नहीं था। तभी महामंत्री ने खड़े होकर गंभीर स्वर में कहा, महाराज, लगे हाथ तो ये भी तय हो जाए कि कौन क्या बनेगा। वो तो हमने और बांकेलाल ने मिलकर सोच भी लिया है। बांकेलाल, इन्हें बता दो कि हमने क्या सोचा है। तब बांकेलाल ने निकाली सभी पात्रों के नामों की सूची। तो फिर सुनो महाराज, राम बनेंगे और हमारी रानी बनेगी माता सीता। किंतु बांकेलाल, महाराज तो रावण के पात्र के लिए उपयुक्त है। राम तुम क्यों नहीं बनते? कहती तो आप ठीक है महारानी जी, मगर इससे योजना गड़बड़ हो रही है। मेरा मतलब है, अगर आप सीता बनेगी तो फिर राम महाराज को ही बनना चाहिए। सहसा बांकेलाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और नामों की सूची को देखकर बोला, महाराज, शेष नाम आप पढ़ दे। इतने में खुला करके आता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी जुबान से आपका नाम लिया है। ठहरो बांकेलाल, ये सुनकर ही जाना रावण बनेगा बांकेलाल, मगर उसे मूछें नकली लगानी होगी। बांकेलाल और रावण, ये तो बेचारा गत्ते के बने रावण से के 10 सिरों के बोझ से ही मर जाएगा। मरेगा मोटा मुच्छड़, क्योंकि मेरे हाथ में गत्ते की नकली तलवार नहीं बल्कि असली तलवार होगी, तेज धार वाली। अब चलो, एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने का वक्त आ गया है। इधर महाराज एक के बाद एक नाम पढ़ते जा रहे थे। लक्ष्मण बनेंगे सेनापति, प्रधानमंत्री बनेंगे वीर हनुमान, महामंत्री बनेंगे जामवंत, नारा मंत्री बनेंगे मेघनाथ, कुंभकर्ण बनेंगे अपशकुन मंत्री, और शेष सभी दासिया सैनिक राज दरबारी शामिल होंगे वानर सेना में। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। मगर इससे पहले कि सभा समाप्त हो जाती, ठहरो, आप कौन है ऋषिवर? मेरा नाम ऋषि चोटीवाला, और मुझे तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए आना पड़ा। अगर मैं ना आता तो कल तुम संकट में पड़ जाते। क्या मतलब? आपकी कुंडली में के योग के मुताबिक अगर आपने आने वाले 10 दिनों में कोई भी पुरुष वेश धरा तो आपको एक पागल सांड टक्कर मारेगा, जिससे आपकी याददाश्त जा सकती है। ऋषि का वेश धरकर वह पूछा बांकेलाल, न जाने इस बार कौन सी चाल चलने जा रहा था। जबकि यह सुनकर महारानी जी भय से कांप उठी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, सांड बेचारा मर जाएगा। महाराज, आप रामलीला में हिस्सा नहीं लेंगी। राम बांकेलाल बन जाएगा और रावण राजगुरु। अपनी धराशायी होने जा रही योजना को बांकेलाल ने शीघ्र समझा। काश ये सच होता। नहीं महाराज, रामलीला में भाग जरूर लेंगे, अन्यथा सांड 2 टक्करें मारेगा और महाराज की टांग भी टूटेगी। मेरा मतलब है कि समस्या का हल भी है। राम रानी
स्वर्णलता बने और सीता बने महाराज विक्रम सिंह। छद्म स्त्री वेश से संकट टल जाएगा। वाह, मैं सीता बनूंगा। तो इस प्रकार सब कुछ तय हो गया। फिर अपने कक्ष में प्रवेश करते ही बांकेलाल की आंखों में आ गई थी मक्कारी पूर्व चमक। अब आएगा मजा, अब मोटा बनेगा सीता और उसे रावण के स्थान पर उठा ले जाएगा कड़ाक। फिर जब सीता का भेद खुलेगा तो क्रोधित होकर राक्षस भक्षण का काम ही तमाम कर देंगे। विशालगढ़ में जोर जोर से रामलीला शुरू हो गई है और आज होना था सीताहरण की लीला का मंचन। सभी पात्र अपनी अपनी वेशभूषा संवारने में लगे थे। महाराज, मैं राम के वेश में कैसी लग रही हूँ? वाह, क्या कहने, तुम तो जज कही महारानी, किंतु मेरी सीता का वेश धरने में ये मूछ बार बार आड़े आ रही है। इसका हल तो मेरे पास है महाराज। अब आप हर वक्त घूंघट में ही रहना। महाराज, जरा पहचाने तो जटायु के वेश में कौन है? अरे, ये जटायु कौन बना है? मैं पिताश्री, आपका पुत्र मोहक। अब देखूंगा कि रावण सीता माता को हर बाद मुझसे बचकर कहा जाएगा। इधर राक्षस कड़ाके सीता की खोज में विशालगढ़ आ पहुंचा था। मेरा नाम राक्षस कड़ाके है और मैं तुम सबके कड़ाक बजाने आया हूँ। अब राक्षस भाग गया, भागो, आ गया, भागो। राक्षस कड़ाके ने तुरंत एक व्यक्ति को दबोच लिया और फिर उसकी उंगलियों के कड़ाके निकालते हुए भयंकर स्वर में बोला, जल्दी बता मुझे सीता कहाँ मिलेगी। चट चट बता, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ के काट दूंगा, बाल उखेड़ के काट दूंगा। किस तरह से? इस तरह से। मुझे अपनी तरह टकला मत बनाओ, मैं तुम्हें सीता का पता बताता हूँ। सीता का पता चलते ही राक्षस कड़ाके ने भयंकर अट्टहास लगाया और वेशभूषा बदल कर चल पड़ा रामलीला मैदान पे। कहीं सीता मुझे इस वेश में देखकर भय से प्राण ही न त्याग दे, इसलिए सीता का हरण करने में पूर्व मुझे अपना रूप थोड़ा सा परिवर्तित करना होगा। विशालगढ़ की आधी से ज्यादा प्रजा रामलीला को देखने पहुंची हुई थी और अध्याय चल रहा था सीता हरण का। महाराज राम, वो देखिए, वो देखिए, सोने का हिरन हमें चाहिए। हम अभी इसे पकड़ कर लाते हैं, बाके को देंगे सवारी के लिए। हे लक्ष्मण, मैं हिरन लेने जाता हूँ। तुम महाराज का सीता का ध्यान रखना। पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री हनुमान वेश में बैठा भुट्टे भून रहा है। मेरा भुट्टा भी उसने भून दिया होगा। यहाँ से सीता को भला कौन ले जाएगा? आप जाइए महारानी जी और हिरन पकड़ कर लाइए। मैं और महाराज तब तक बैठकर भुट्टे खाएंगे। क्यों महाराज? पर्दे के पीछे से फटाफट वापस आ जाइए। तो मैं जाती हूँ। जाता हूँ। इधर रामलीला के उस दृश्य पर थी किसी और की भी निगाहें। ओ, तो वो है सीता जिसकी मुझे हरण करना है। यह तो हट्टी कट्टी, इससे विवाह करके पानी के तो मर जाएगा। उधर रावण के बिछाए जाल में फंस गया लक्ष्मण भी। लक्ष्मण बचाओ।
ये चीख तो तुम्हारे भैया राम की है, लक्ष्मण भैया, जाओ उसकी मदद करो। मैं जाता हूँ महाराज, मतलब भाभी।